गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये पूरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि भाई बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, बुक कीपिंग हम लोग बोलते हैं क्या, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिंपल बस मतलब इतना ही है, जो रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी को बोला जाता है क्या, बुक कीपिंग। सिंपल बस इतना ही मतलब इसका, और कुछ नहीं। जैसे इसका समझ लीजिए, जो आप जर्नल एंट्री पास करते हैं और जो लेजर पोस्टिंग करते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बुक कीपिंग का। सिंपल मतलब में बस यही मतलब होता है इसका। ठीक है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लियर? जैसे आपका लेजर और जर्नल एंट्री। अब अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? तीन चीज आता है आपका, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट्स। तीनों में क्या अंतर चलेगा कर देखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक आपका ब्रॉडर प्रोसेस है जो आपका बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है। ठीक है, बोला जाता है कि जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ऐसा एक लाइन लिखा जाता है, फैंसी लाइन। अब आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इन्वॉल्व समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, जैसे आपको बताएं, जैसे बुक कीपिंग खत्म होता है आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद जर्नल एंट्री एक बार कर लेने के बाद उसको हम लोग समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग में से हम लोग कोई सामान खरीदे, ठीक है, परचेज गुड्स किए 10,000 का और रिकॉर्ड किया जर्नल एंट्री में, उसको लेजर में पोस्ट कर दिए। अकाउंटिंग में फिर जितना भी ट्रांजेक्शन ये किए हैं अलग अलग, जितना भी साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन अलग अलग हुआ है और जो जर्नल एंट्री पास किए हैं उसका हम लोग हेल्प से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं? अकाउंटेंसी रेफर्स इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू अकाउंटिंग बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आसान भाषा में अगर ये बुक कीपिंग है तो ठीक है, तो समझ लीजिए अकाउंटिंग है और ये आपका अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी आपका उसमें सब कुछ आता है, इसलिए बच्चों देखिएगा आपका किताब का नाम जो है अकाउंटेंसी है। भले हम लोग शॉर्ट में उसको अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको पढ़ना है, हर चीज में इंक्लूड है। ठीक, अब अकाउंटेंसी यानी कि जिसमें सारा प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें रहता है क्या, देखिए, सारा प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स और कॉन्सेप्ट रहता है जो ये बताता है कि जर्नल एंट्री कैसे करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे करना है ये बताते हैं। एक बात समझ लीजिए, आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपका रूल्स रेगुलेशन बनाती है और ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है ये आपका प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट ये सब कहलाता है। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, इस कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल में जो लिखा हुआ है आपको बस उसी को फॉलो करते हुए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाना होता है। अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं इट मींस आप इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, अकाउंटेंसी। अब अकाउंट्स क्या, देखिए अकाउंट्स एक छोटा सा टर्म है, बहुत छोटा सा टर्म है, जो एक समरी होता है आपका सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का। अब जैसे कि आप सेल किए, ठीक है, तो सेल तो आप बहुत किए होंगे ना, राम को, मोहन को, श्याम को। तो मान लीजिए अब जब राम अकाउंट बोलते हैं तो राम अकाउंट बोलने का मतलब है कि राम को आप साल भर में माफ कीजिएगा, राम को आप साल भर में कितना सेल किए, कितना उसे परचेज या कुछ भी परचेज किए हो, या कितना पैसा दिए, कितना पैसा बाकी है, सब कहाँ जाएगा, सब आपका राम अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट बोलने का मतलब है जहां पर आपका सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन, सिमिलर नेचर बोलने का मतलब राम का नाम से जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सब कहां भागेगा, राम का अकाउंट में, इसे वो बोलते हैं अकाउंट। अब आ जाइए यूजर ऑफ अकाउंटिंग, इसका सीधा डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन के तौर पे देखते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये देखिए, पहला इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर बोलने का मतलब है जो आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग में काम करता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, जो इंटरनल यूजर में, और मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में हेल्प करता हो। और ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। शॉर्ट में इतना ही। अब ये इंटरनल यूजर लोग आपका कंपनी का इंटरनल मैटर को देखता है, ये हम लोग एक्सटर्नल इवेलुएट करते हैं। ठीक है, कंपनी का जो आउटसाइड होता है ना वो बस एक्सटर्नल इवेलुएशन करता है, एक्सटर्नल मैटर को देखता नहीं है वो, बस हम लोग उसे इवेलुएशन में काम लाते हैं, मतलब जो कंपनी है उसका इस्तेमाल करती है। रोल क्या है इंटरनल इंटरनल यूजर लोग का? इसका रोल है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग और ग्रोथ ऑफ कंपनी। ठीक है, इन लोग क्या है, ये लोग जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि थोड़ा देर पहले बताएं, प्रॉफिट लॉस
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको इस्तेमाल करके वो लोग फाइनेंशियल परफॉर्मर लोग आपका कंपनी में इन्वेस्ट करने का काम करता है। आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आपका शेयर का प्राइस कितना है, वही देख के ना आपको कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो उसको हो गया, आपका हो गया एक्सटर्नल यूजर। पार्टिसिपेशन, ऑब्वियस है, इंटरनल यूजर लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में और ऑपरेशन में, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका चेयरमैन, मतलब कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो लोग, सीईओ, एमडी, आपका अलग अलग मैनेजर। यहाँ पर कौन हो गया, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, क्रेडिटर और इन्वेस्टर। शेयर होल्डर भले ही मालिक होता है पर वो इंटरनल यूजर में हाथ फेर, मतलब अपना उंगली नहीं करता, आसान भाषा में ऐसे समझिए। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का, सिस्टमेटिक वे में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, आपका जो सही फाइनेंशियल पोजीशन है और बैलेंस शीट है वो बनाना, और प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, खासकर एक्सटर्नल यूजर, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना रहता है, शेयर होल्डर को आपका कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना था, तो ये सब जरूरी रहता है। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। अब सिस्टम कौन कौन सा अकाउंटिंग है, यहाँ पर डबल सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोलने का मतलब होता है जहां पर आपका आता है क्या, डेबिट और क्रेडिट, जहां एवरी ट्रांजेक्शन का टू इफेक्ट पड़ता है। टू इफेक्ट कौन कौन सा है, ये डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर बोथ पर्सनल, रियल, नॉमिनल सब तरह का अकाउंट मेंटेन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस का हेल्प से। सिंगल एंट्री सिस्टम में, वो सिंगल एंट्री सिस्टम आपका इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जो केवल पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, जिसका डेटर और क्रेडिटर और एक सिंपल सा कैश बुक। अगर आप छोटा जगह से होंगे तो जो राशन खाता देखिए, सुने होंगे राशन खाता, उस राशन खाता में देखिएगा वो कहाँ से कितना खरीद के लाया, किसको कितना बेचा है, मतलब एक दो बुक ही मेंटेन करता है, बड़ा लेवल है बुक वो मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो नॉट सुइटेबल फॉर बिजनेस नीडिंग कंप्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब अगर बड़ा बिजनेस के लिए आपका सिंगल एंट्री सिस्टम ठीक नहीं रहता है, और छोटा हो चाहे बड़ा, सबके लिए आपका डबल एंट्री सिस्टम हमेशा अच्छा रहता है। दो बेसिस होता है अकाउंटिंग का, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग तब करते हैं जिस समय हम लोग को पैसा रिसीव करते हैं, जब एक्चुअली मिल जाता है, और एक्चुअल बेसिस में हम लोग पैसा कब मिला वो नहीं देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि वो कब इंकर्ड हुआ था। जैसे कि 1 अप्रैल को सेल किए हैं, ठीक है, और पैसा मिला है अगस्त को, तो कैश बेसिस बोलता है कि जो रिकॉर्डिंग आप कौन सा डेट पे कीजिएगा, अगस्त का डेट पे, क्या पैसा अगस्त में मिला। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है कि नहीं, आपका सेल कब हुआ, 1 अप्रैल को ना, तो 1 अप्रैल को रिकॉर्डिंग कीजिएगा। इन दोनों में बस यही अंतर है डेट का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका रूल और रेगुलेशन होता है जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में जो हेल्प करता है। ये हेल्प क्या करता है, ये यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसफर मेंटेन करता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब सारा कंपनी, चाहे कंपनी ए हो, चाहे कंपनी बी, चाहे सी डी, हर कंपनी एक ही टाइप का बैलेंस शीट बनाएगा, एक ही टाइप का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगा। इसीलिए ना ये लोग आता है आपका अलग अलग AS3 में या AS2 में। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है ICAI। हालांकि उसको बनाने का काम कौन करता है, ASB यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, लेकिन उसको नोटिफाई करने कौन नोटिफाई, ठीक है, रूल रेगुलेशन बनाने का जिम्मेदारी इनको सौंप दिया जाता है ICAI के द्वारा, और उसको मेनली पब्लिक के पास कौन लेके आता है, ICAI काउंसिल। ठीक है, अब रुकिए थोड़ा सा, ये हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसको ये करता है। अब इसका फीचर क्या है खास जो आपको याद रखना, देखिए ये कोई भी लॉ को ओवरराइड नहीं करेगा। ICAI चाहे कोई भी लॉ जो बनाएगी, वो जो पहले से जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाया है, जैसे कि आपका कंपनी एक्ट है, सेबी का जो नियम है, उसको वो तोड़ नहीं सकती। जैसे एग्जांपल में देखिए, इफ सेबी रेगुलेशन डिफर फ्रॉम AS सेबी रूल विल प्रिवेल, बोलने का मतलब है कि जो सेबी जो नियम बनाएगी आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जो खास नियम पहले से बना हुआ है उसमें आप उस नियम को अपना नियम बना के तोड़ नहीं सकते, मतलब कंपनी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस नियम को तोड़ नहीं सकती। जैसे एक उदाहरण के तौर पे छोटा लेवल पे समझ लीजिए, देखिए अगर CBSE जो मेन बोर्ड आपका है, ठीक है, आपका CBSE बोर्ड अगर ये बोलते कि भाई 75% मिनिमम अटेंडेंस होना चाहिए, तो जो आपका स्कूल है महान बनने के चक्कर में उसको 80% नहीं कर सकता कि भाई हम लोग तो ज्यादा प्रेस्टिजियस स्कूल है, हम लोग का थोड़ा नाम सम्मान ज्यादा फेमस है, तो हम लोग का बच्चा 75% नहीं 80% अटेंडेंस देगा। तो ऐसा नियम आप नहीं बना सकते। सेम यहाँ पर भी वो अप्लाई होगा। ठीक है, और ये बच्चों ये हिरार्चिकल ऑर्डर है। जब हम छोटा थे
तो हमको जानने का मन करता था भाई कंपनी में सबसे टॉप पे कौन बैठा, हु इज द बॉस, बॉस कौन है कंपनी का। तो ये हम लिख दिए क्यूरियोसिटी के लिए, अगर किसी बच्चा को इंटरेस्ट होगा जानने का तो। देखिए सबसे टॉप तो भाई उसका मालिक होता है, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए जो आपको जानने का जरूरत पड़ेगा, देखिए कंपनी जो होता है उसको मेनली दो भाग में बांटा जाता है, एक उसका ओनर और एक उसका मैनेजमेंट। ओनर में आता है आपका शेयर होल्डर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। मैनेजमेंट कंपनी को चलाती है और ये पैसा लगाता है। ओनर लोग कभी भी मैनेजमेंट काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ वो बात अलग है कि रियलिटी का लाइफ में ओनर लोग ही यहाँ पर मैनेजमेंट में भी बना रहता है, जैसे कि मुकेश अंबानी वो ओनर भी हैं और आपका चेयरमैन भी है आपका रिलायंस कंपनी का। तो सबसे टॉप पोजीशन पे कौन होता है, चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कैसे बन सकता है, अलग अलग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसी में से कोई एक चेयरमैन बनता है, ठीक है। चेयरमैन के नीचे आता है आपका सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, या हम लोग आसान भाषा में इंडिया में इसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रेसिडेंट, इंडिया में कभी कभी उसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बोला जाता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, फिर जनरल मैनेजर आएगा, फिर फ्लक्चुएटिंग मैनेजर आएगा, फिर आपका सुपरवाइजर आएगा, स्टाफ आएगा लास्ट में। तो ये था बस वो रैंकिंग ऑर्डर जो हम चाहते थे आप लोगों को पता चले। तो टॉप पे सही मायने में ओनर जो होता है स्वतः ही, पर मेन जो पोजीशन होता है उसमें सबसे टॉप पे कौन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है।